वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर या वेरी फर्स्ट पेज। इंशाल्लाह हम अपनी इस सीरीज़ में बायोलॉजी के पूरी बुक को ए टू जी वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे और इस स्टडी के दौरान अगर कोई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या कोई एमसीक्यूज़ होगा तो हम साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। तो इस तरह यह होगा कि हम पूरी बुक को रीड आउट भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे और उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट भी कर लेंगे। तो इसका आप जानते हो और आप सोच सकते हो कि आपका पेपर्स में कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का नाम जैसे है कि बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होती है। सो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग और लिविंग थिंग्स। तो अब हम एक्चुअली में शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 1 की वेरी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है वो ज़िंदा चीज़ों की के मुतालिया का नाम है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो शाख है। एंड लाइक अदर साइंसेस, और दूसरी साइंसेस की तरह ये भी एक तरीका है। इट इज़ अ वे, एक तरीका है ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, कुदरत को समझने का। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डील करते हैं, यानी उनको वो स्टडी करते हैं विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। यानी बायोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो इस पूरे इन्वायरमेंट में से, हमारी इस पूरे माहौल या यूँ कह लो कि इस पूरी कायनात में जो उसका लिविंग पार्ट है, यानी ज़िंदा चीज़ें, उनको स्टडी किया जाता है। और सिर्फ ज़िंदा ही चीज़ों को स्टडी नहीं करते, बल्कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को भी बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से ज़िंदा चीज़ों के साथ होता है। सो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डील करते हैं विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, इस कुदरत के ज़िंदा हिस्से पर, एंड विद द नॉन लिविंग थिंग, और ऐसी बेजान चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है विच अफेक्ट्स द लिविंग थिंग, जो असर रखती हैं ज़िंदा चीज़ों पर इन एनी वे, किसी भी तरीके से। दे स्ट्राइव, यानी वो कोशिश करते हैं, बायोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं समझने की, अंडरस्टैंड करने की, एक्सप्लेन करने की, इंटीग्रेट होता है इकट्ठा करने की, एंड डिस्क्राइब और वजाहत करने की द नेचुरल वर्ल्ड, इस कुदरती दुनिया को, ऑफ लिविंग थिंग, जानदारों की इस कुदरती दुनिया को स्टडी करना, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है बायोलॉजी के अंदर। द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का जो लफ्ज़ी मतलब है, जैसा कि आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि बायोज मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। तो इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बायोलॉजी आर द स्टडी ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी, बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है, ज़िंदगी की स्टडी है। बट यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही शॉकिंग बात होगी कि बायोलॉजी में लाइफ की डेफिनेशन नहीं है, यानी अभी तक साइंस में लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी बात की वजाहत की गई है कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, कि बहुत ही मुश्किल है टू डिफ़ाइन लाइफ, ज़िंदगी की वजाहत, ज़िंदगी की तारीफ़ करना, ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना। देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पहलू हैं, कुछ मखसूस पहलू हैं ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, डेट लाई बियॉन्ड, जो कि बहुत दूर हैं, परे हैं द स्कोप ऑफ साइंस, साइंस के स्कोप से। ख़ासतौर पे बायोलॉजी, साइंस ऑफ बायोलॉजी के स्कोप से वो बहुत दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक द आंसर्स, जैसे कि जवाब, टू द क्वेश्चन, इन सवालात के जवाब। जैसा कि पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, या वाई शुड देयर बी लाइफ, या ज़िंदगी है ही क्यों। दीज आर द क्वेश्चंस, ये वो सवालात हैं नॉट यूजली टेकन अप बाय बायोलॉजिस्ट, यानी जिनके साथ बायोलॉजिस्ट जो है वो डील नहीं करते, एंड आर लेफ्ट, और ये मौजूद हैं टू फ़िलासफ़र्स के लिए, थियोलॉजियंस और थ्योरी देने वालों के लिए। बट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मेनली डील करते हैं, उनका बुनियादी तौर पर वो उनका ताल्लुक है या उनकी स्टडी रिलेट करती है कि हाउ लाइफ वर्क, ये जो ज़िंदगी है ये काम कैसे करती है, ज़िंदगी क्यों है, या इसका मतलब क्या है। इसका बायोलॉजिस्ट इनको डील नहीं करते ऐसे क्वेश्चंस को, बल्कि उनकी जो पूरी स्टडी है वो इस पर होती है कि ज़िंदगी काम कैसे करती है। लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट, यानी ज़िंदगी बायोलॉजिस्ट के लिए इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ खसूसियात का मजमूआ है। डैट डिस्टिंगिश, जो कि डिस्टिंगिश करता है यानी मुनफरिद करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि ज़िंदा चीज़ों को बेजान चीज़ों से अलहदा करता है ख़ास, और इसमें जो मुर्दा चीज़ें वो भी शामिल हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ की, आप इसे अंडरलाइन कर लें, और ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, कम्प्लेक्स इंटिटीज़ हैं, यानी बहुत ही पेचीदा मखलूक हैं, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, और ये एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, और इनमें जो है वो जेनेटिक प्रोग्राम होता है जैसे डीएनए, आरएनए वगैरह ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, एंड दे यूज़ एनर्जी, और वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरियस केमिकल रिएक्शन, और उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, एंड कैन ग्रो इन साइज़, और वो अपने साइज़ में उनके साइज़ में इजाफा करते हैं, यानी उनके साइज़ जो है वो बढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, और उनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो बाहर आने वाली फ्लक्चुएशन से, बाहर आने वाले उतार चढ़ाव से तब्दील नहीं होता। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हो तो किसी भी जैसे ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 के राउंड अबाउट रहता है, चाहे बाहर जो है वो 50 डिग्री जितनी हीट हो या -50 डिग्री हो, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 के राउंड अबाउट ही रहता है, उस उतना ज़्यादा तब्दील नहीं होता। इस तरह वो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं और प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, और अपने जैसे ही अपनी अगली नस्ल पैदा कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, और अपने माहौल में आने वाली किसी भी तब्दीली के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, उसके हिसाब से अपनी बॉडीज़ में वो तब्दीली कर सकते हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, पोजेसिंग ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें ये सारी की सारी खसूसियात मौजूद होंगी, साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, यानी ऐसी चीज़ जिसमें एक ही साथ ये सब कुछ मौजूद है, कैन बी डिक्लेयर्ड एज लिविंग थिंग, उससे आप जिंदा चीज़ कह सकते हो। एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है, स्टडी का ऑब्जेक्ट है फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़। तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए ऐसी चीज़ जिसमें ये सारी खसूसियात एक ही वक्त में मौजूद हों, उसे आप क्या कह सकते हो, वो ज़िंदा चीज़ कह सकते हो। साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी। तो बायोलॉजी को, जो बायोलॉजी की साइंस है वो बहुत ज़्यादा वाइड बेस्ड स्टडी है। बायोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी एक ब्रांच है और इसके अंदर बहुत सा नॉलेज मौजूद है। तो इट इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लिविंग थिंग, ये किसी भी ज़िंदा चीज़ के ज़िंदगी के हर पहलू को स्टडी करती है। देयरफॉर इसी वजह से वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। तो हज़ारों लाखों किताबें आप कह सकते हैं कि अवेलेबल हैं अंडर दिस मेजर हेड, बायोलॉजी की डेफिनेशन के नीचे। इट इज़ बट नेचुरल, इसी वजह से ये एक फितरी बात है, टू डिवाइड दिस साइंस, की साइंस को डिवाइड, तकसीम कर दिया गया इनटू क्वाइट अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, फॉर आर कन्वीनियंस, अपनी सहूलत के लिए, ऑफ कंप्रीहेंडिंग, ताकि समझा जा सके और स्टडी किया जा सके बायोलॉजी को। यू आर श्योरली फेमिलियर, आप यकीनन आप जानते होंगे एट दिस स्टेज, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको मालूम होगा कि कुछ बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था और आपको वो मालूम होगी, जैसे कि इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल मॉर्फोलॉजी आप जानते हो उसे एनाटॉमी बोला जाता है, पिलियंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जू ज्योग्राफी। ये वो ब्रांचेज हैं जिनका ताल्लुक, जैसे इकोलॉजी का ताल्लुक जो है वो इन्वायरमेंटल रिलेशन के साथ है, एक माहौल की ज़िंदा और बेजान चीज़ों के ताल्लुक को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। दैन एम्ब्रियोलॉजी का ताल्लुक जो है वो डेवलपमेंट के साथ है, एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। फिजियोलॉजी एक्चुअली एक है फिज़िक्स एंड बायोलॉजी, यानी जैसे आँख है तो आँख का काम देखना है, बट वो देखती कैसे है, वो कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म करती है, दिस वन इज़ नाउन एज फिजियोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन्स होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म एंड उसके स्ट्रक्चर, उसकी साख्त और बनावट। और इंटरनल मार्फोलॉजी या एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना। एंड पेलियोंटोलॉजी का ताल्लुक जो है वो फॉसिल्स के साथ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिंदा जानदारों की बाकियात के साथ है। एंड हिस्टोलॉजी का ताल्लुक जो है वो टिश्यूज़ की स्टडी है। एंड एवोल्यूशन जो है वो हमारे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन किन ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। फिर जेनेटिक्स का ताल्लुक हेरिडिटी, विरासत के साथ है। जेनेटिक्स में जीन्स को स्टडी किया जाता है जो कि इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है, विरासत का बेसिक यूनिट है, एक जो है वो साख्ती और फेलियाती इकाई है।
जेनेटिक्स में ये स्टडी जीन्स को स्टडी किया जाता है एंड उसके अलावा डेवलपमेंट और जियोग्राफी जो है उसका ताल्लुक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर कि हमारे इस माहौल के अंदर किस जगह पर कौन से ऑर्गेनिजम्स या एनिमल जो हैं वो मौजूद हैं या पाए जाते हैं। सो इन एडिशन टू दीज ब्रांचेज, यानी ये वो ब्रांचेज हैं जिनके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में कुछ और ब्रांचेस का इजाफा किया गया है। देर आर नंबर ऑफ अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि मोलेकुलर बायोलॉजी है, मोलेकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एट्सेट्रा। सो इस तरह हमारा आज पहला लेक्चर कंप्लीट होता है और हमने इस पहले लेक्चर में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के वेरी फर्स्ट पेज को पढ़ा है। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसे याद रख लेना है। और सिर्फ ये जो पुरानी जो आपने 9th में पढ़ रखी हैं बायोलॉजी की कुछ शाखें, आप उन्हें अपनी 9th की बुक से ही रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ये भी पूछी जा सकती हैं, चांसेस कम है बट पूछी जा सकती। सो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और इसी तरह अगर आप पूरी किताब इसी पैटर्न के साथ पढ़ना चाहते हैं, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि इंशाल्लाह हम पूरी बुक को इसी तरह पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।